नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बिहार दरोगा और बीपीएससी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं और 30 प्रश्न जो होगा आपके परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न साथियों, आप देख रहे होंगे हीराकुड परियोजना किस नदी पर है। यह लास्ट टाइम आपको बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया था। साथियों, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया था। हीराकुड परियोजना जो ओडिशा में है और महानदी पर स्थित है। हीराकुड परियोजना ओडिशा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। महानदी को ओडिशा का लाइफलाइन और दुख भी कहा जाता है, सोरो भी कहा जाता है। वहाँ का लाइफलाइन और सोरो दोनों कहा जाता है। और महानदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की बात करें, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक की ऊंचाई 1036, छत्तीसगढ़ में 36 यानी कि 1036 फीट इसकी ऊंचाई है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। एक पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है, उत्तर की ओर सोन बहती है और पूरब की ओर महानदी बहती है। नर्मदा को गुजरात का लाइफलाइन कहा जाता है और खंभात की खाड़ी में आर्याबेल और खालियाबेल के पास गिरती है। और सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर के समीप है। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। और सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पश्चिम गंगा में आके मिल जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो सोन नदी है। आज का दूसरा प्रश्न साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो ये सतलज नदी पर है और सबसे ऊंची, भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल डैम। और हीराकुड जो है भारत की सबसे लंबी डैम है, भारत की सबसे लंबी डैम है। और भाखड़ा नांगल भारत की सबसे ऊंची डैम है। ऊंची की बात करें तो भाखड़ा नांगल हो गया। वैसे भी देखिए ऊंचाई दोनों में, हीराकुड और भाखड़ा नांगल में इसकी ऊंचाई ज्यादा लगता है। तो भाखड़ा नांगल सबसे ऊंची डैम हो गया। और सबसे लंबी डैम की बात करें तो ये आपका हीराकुड हो गया। ये काफी महत्वपूर्ण है दोनों, कई बार पूछा गया लगभग हर परीक्षाओं में। इसके साथ साथ रेलवे, एसएससी, इन तमाम परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। साथियों, देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का स्थापना 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से हुआ था। और ये झारखंड में दामोदर घाटी निगम, देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1948 दामोदर घाटी निगम है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का टेन्योर की बात करें तो 2350 से 1750 बीसी है। और ये सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, इसे आदि इतिहास में रखा गया है। और ये जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसकी आकृति ट्रायंगल आकार का है। सबसे उत्तरी स्थल जो है मादा है और अखनूर, मादा उत्तरी स्थल है, अखनूर जिला है, मादा जगह है। और दक्षिणी की बात करें तो दायमाबाद है। पूर्वी की बात करें तो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी की बात करें तो सुरकुंगेडोर डास्क नदी किनारे है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल समथिंग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है। पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन नए नए जगह खोज होने के कारण अभी 13 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इसका क्षेत्रफल हो गया है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुल कितना देश भाग लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करें तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। 1914 से 1918 के बीच कुल मिलाकर 4 वर्ष युद्ध चला था। अब यहाँ देखिए
1914, तो 14 को ले लीजिए, 14 और यहाँ पर सॉरी यहाँ 18 तक चला था, 1914 से 1918 के बीच चला था। तो 14 और 18 को ध्यान रखिए। अब 14 में ये दोनों अंक का अंतर कितना हो रहा, दोनों 14 में दोनों अंक का अंतर 3 हो गया, 4 में से 1 गया 3, अब 3 आ गया, यानी कि 14 से 18, 1914 से 18, तो अंतिम 2 अंकों का, 1 मिनट, तो 14 से 18 के बीच हुआ था। अब देखिए 14 में दोनों अंक का अंतर 3 हो रहा है, 3 यहाँ लिख दिया, 18 में दोनों अंक का अंतर 7 हो रहा, 7 यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। कुल 37 कंट्री भाग लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1939 से 1945 के बीच हुआ था और इसमें कुल 61 देश भाग लिया था। अब देखिए 1939 से लेकर 45 के बीच हुआ था। अब देखिए इस दोनों वर्ष का अंतर 39, 3 दोनों अंक का अंतर 6 हो गया, इस दोनों अंक का अंतर 1 हो गया, तो 61 हो गया। तो इस तरह से आप द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देश भाग लिया था। आसियान का स्थापना, ये काफी भिविया है। आसियान, सार्क, एडीबी, विश्व बैंक, IMF, इन तमाम 4-5 बिंदु से 1 नंबर का क्वेश्चन हर परीक्षाओं में रहता ही है। आसियान का मुख्यालय जो है ये जाकर्ता है, आसियान का मुख्यालय जाकर्ता है और इसका स्थापना 1967 में हुआ था और कुल मिलाकर 10 मेंबर है। आसियान का सब विस्तार होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। अगर हम एडीबी की बात करें, एशियाई विकास बैंक की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था और मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कटक ओडिशा में है और कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी 1897 का उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु संभवतः 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना में हो गया था। तो मैं बात कर रहा था एडीबी। तो एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस, स्थापना 66 और मेंबर की बात करें तो 67 मेंबर था। अगर सार्क की बात करें, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। इसका स्थापना 7 और 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और मेंबर की बात करें तो कुल 8 मेंबर है। अगला है मंगला तेल कुआं कहाँ में है। मंगला तेल कुआं ये बाड़मेर जिला, राजस्थान के बाड़मेर जिला में है। ये काफी भिविया है। अंकलेश्वर तेल कुआं की बात करें तो गुजरात में है और देश की पहली तेल कुआं की बात करें तो डिगबोई असम में है। कजरी का मुख्यालय काफी भिविया है। कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र की हम बात करें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये राजस्थान के जोधपुर में है। कजरी का मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर में है और जोधपुर को सन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सूर्य नगरी भी कहा जाता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश की हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है और बॉक्साइट के सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात करें तो ये ओडिशा है। पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? पंडवानी तीजन बाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तीजन बाई नृत्यांगना है और उनका संबंध पंडवानी लोक नृत्य से है और ये छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर वहाँ के भूपेश बघेल जी हैं। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य अभ्यारण्य कहाँ में? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दंडकारण्य अभ्यारण्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। भीतरकनिका अभ्यारण्य कहाँ में है? भीतरकनिका अभ्यारण्य ये ओडिशा में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भीतरकनिका अभ्यारण्य आपको ओडिशा में है। और सिमलीपाल अभ्यारण्य भी आपको ओडिशा में है। बिहार का राजकीय पशु की बात करें तो बिहार के राजकीय पशु बैल है। बिहार के राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है और बिहार के राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर है। बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं और इसके साथ साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाई जाती है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस,
22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष। और जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम बना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और उसी दरबार में भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया और 1912 में स्थानांतरित किया गया। उसी समय बिहार, बंगाल से बिहार का भी अलग करने का निर्णय लिया गया। उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन है बिहार से ओडिशा कब अलग हुआ? बिहार से ओडिशा 1936 में अलग हुआ है। और बिहार से झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है और भारत का 28वां राज्य झारखंड बना है। 1850 से इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765। 1765 में इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इधर से ये 3 लोग थे, उधर से अंग्रेज के सेनापति, अंग्रेज के उस समय रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडो, इधर से शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, तीनों मिलकर लड़े थे। और बक्सर का 1757 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति में पटना से नेतृत्व कौन कर रहे थे? 1857 के क्रांति में पटना का नेतृत्व पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली साहब कर रहे थे। और जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे और 80 साल की अवस्था में अंग्रेजों को धूल चटा दिया था उन्होंने। और 1858 में उनका मृत्यु 80 साल की अवस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है खेजरली आंदोलन कब हुआ? आज ही के दिन 23 अगस्त को खेजरली आंदोलन 1731 में हुआ था। ये राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव है और वहां पे खेजड़ी का पेड़ के लिए आंदोलन हुआ था। खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए राजा का आदमी आया था, तो वहां एक महिला हुआ करती थी अमृता देवी बिश्नोई। उनको जब मालूम चलता तो बचाने के लिए जाती है, तो उन्हें अमृता देवी बिश्नोई को काट दी जाती है, कत्ल कर दी जाती है। उनकी 2 बेटी जाती है, उन्हें भी कत्ल कर दी जाती है। तब तक गांव में ये मैसेज फैलता है, गांव के तमाम लोग आते हैं पेड़ को बचाने के लिए और इसमें कुल 363 लोगों को हत्या कर दी जाती है। 363 लोगों को हत्या कर दी जाती है। तो उन्हीं के सम्मान में 23 अगस्त को हम लोग प्रतिदिन वृक्ष दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त को प्रतिवर्ष हर वर्ष वृक्ष दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध खेजरली आंदोलन से है और इनके नाम पर वन्य जीव अवार्ड भी दी जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? मेधा पाटकर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। सूरत किस नदी किनारे? सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे है और सूरत में राष्ट्रीय हीरा अनुसंधान केंद्र है और हीरा की कटाई भी होती है। ये गुजरात में है। वर्ष 2020 का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित की गई है? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को 2020 का सबसे स्वच्छ सिटी घोषित की गई है। लगातार चौथी बार ये इंदौर को स्वच्छ सिटी घोषित की गई है। प्रथम स्थान पर इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, द्वितीय स्थान पर सूरत जो गुजरात में है और तृतीय स्थान पर नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में है। प्राचीनतम गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? बज्जी संघ। बज्जी संघ को प्राचीनतम गणतंत्र की जननी कहा जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद हुआ करती थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 3 महाजनपद बिहार में हुआ करती थी। बज्जी संघ वैशाली जिसकी राजधानी वैशाली,
मॉडर्न इलाका, आधुनिक इलाका वैशाली मुजफ्फरपुर। मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी और सबसे वर्चस्व वाला महाजनपद हुआ करती थी। आधुनिक इलाका पटना, शाहाबाद, गया। और तीसरा था अंग की राजधानी चंपा और वर्तमान इलाका भागलपुर और मुंगेर का। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल कहाँ में है? सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाया गया है, गांधी मैदान के ठीक बगल में। केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ में है? ये केसरिया बौद्ध स्तूप जो है ईस्ट चंपारण में है। खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी आपको पटना के अशोक राजपथ में है। तो साथियों, आज 30 प्रश्नों पर चर्चा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई को जारी रखे होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, और आशा करता हूँ खूब पढ़िए और इस बार एक सीट को हर हाल में आपको करेक्ट करना है। इसके साथ साथ आप लोग किताब का खूब अध्ययन करिए, पुस्तक का खूब अध्ययन करिए। लुसेंट वन लाइनर, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, एसपीटी समान विज्ञान, एसपीटी समान ज्ञान, इसके साथ साथ 1 ईयर का, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स देखना है। पिछले 1 ईयर का, जैसे एग्जामिनेशन नवंबर में होगा तो नवंबर 2019 से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स देखना है। विभिन्न यूट्यूब चैनल पर भी प्रतिदिन आप या महीना का या सप्ताह का करंट अफेयर देख सकते हो, या फिर समान ज्ञान दर्पण का अध्ययन कर सकते हो। इसके साथ साथ करंट के लिए प्रतिदिन आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर का सिर्फ हेडलाइन देख लेना है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स संपादकीय, इन तमाम टॉपिक को देखना है। प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर निश्चित रूप से आप लोगों को पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों को प्रतिदिन एक सेट निश्चित रूप से बनाना चाहिए। प्रतिदिन एक सेट निश्चित रूप से किसी भी पब्लिकेशन का हो। मैं तो कहता हूँ बाजार में जितना भी पब्लिकेशन का मॉडल सेट अवेलेबल हो, धीरे धीरे सभी सेट को बना लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ अगर इतना चीज़ आप कर लेते हैं तो एक सेट निश्चित रूप से आप करेक्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।